नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आरएसएन सिंह साहब जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत कर लेते हैं। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका समय देने के लिए। बहुत मेहनत। नमस्कार सर। जी, जी। जी। सर, चूंकि ईरान पर अटैक हो रहा है और ईरान भी अटैक कर रहा है, तो ये सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है। ईरान अमेरिकी ठिकानों पर अटैक करे समझ में आता है, जहां-जहां है। इज़राइल पर अटैक करे तो भी समझ में आता है, लेकिन आज सूचना मिली है कि सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उस पर भी अटैक हुआ है, उसको बंद करना पड़ा है और ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज़ में से एक है। तो जो सीन इस समय देखा जा रहा है पूरी दुनिया के द्वारा, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हुँ। ओंकार जी, आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं बड़े राहत मुझे महसूस हो रहा है कि मैं आपके साथ आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ। कल 2 दिन से लगातार मैं टेलीविज़न चैनल्स पे था। जी, तो जी। टेलीविज़न चैनल्स पर तो आपको मालूम है कि किस तरह का शोर-शराबा होता है। आधी बात तो लोगों को समझ में ना आती है, एंकर को भी नहीं समझ में आती है बात, उस शोर-शराबे में। वो बिल्कुल। भी टीआरपी से गाइडेड होते हैं। तो ये आप लोगों के जैसा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है तो हमको अपनी बात को एक लॉजिकल तरीके से पेश करने में बहुत सुविधा होती है। जी, जी। और मुझे यकीन है कि आपके दर्शकगण अ, इसको जब पूरी बात मैं बताऊँगा तो वो खुद इस निर्णय पर पहुँचेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। एक तो वो नैतिक प्रश्न है और दूसरा कि इसका ये ये पूरा मामला, ये जंग जाके रुकेगा। तो ये सभी बातें साफ कर दूँगा मैं। अ, आपने शुरुआत में ही कही कि उनके ऑयल फैसिलिटीज़ पर उन्होंने हमला किया। पहले भी अपने प्रॉक्सीज़ हूथीज़ के द्वारा उस पे हमला करवा रखे हैं ड्रोन्स के द्वारा। ड्रोन्स आपको मालूम है ईरान ने हूथीज़ को सप्लाई किया था। और सऊदी अरेबिया का जो 1/3 से ज़्यादा जो ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी था, वो बिल्कुल डिसरप्टेड हो गया था, एक तरह से बंद हो गया था वो फॉर अबाउट एन ईयर और सो और मे बी मोर। ये बात खुल के नहीं आई है। तभी तो कहते हैं कि ईरान इतना खतरनाक है। अ, और अगर ऑयल फैसिलिटी पर ये आते तो पूरी दुनिया के इस पर असर पड़ता है और जी। हम पर भी असर पड़ता है क्योंकि हम सऊदी अरेबिया से ऑयल लेते हैं। तो ये देखिए क्या है कि ये युद्ध क्यों है? तो अ, एक रिजीम है, एक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी रिजीम। 79 में इसकी स्थापना हुई थी। खोमैनी था उस समय। और फ्रांस में वो रहता था। उस समय वो आया ईरान में। लोग शाह रेजिम से काफ़ी तंग थे, तो उसका इनिशियली स्वागत किया गया जी, जी। और सभी ने, स्टूडेंट्स ने, यूथ ने, सभी ने स्वागत किया उसका। और उसके बाद से उसने जब सत्ता संभाली, तो उनका असली रूप देखने को मिला। और ये वो रिजीम है जिसने कि लोगों पर बिल्कुल, जिसको इस्लामिक डिक्टेटरशिप एक तरह से उन्होंने कायम किया। कहने को ये डेमोक्रेसी था, लेकिन उस डेमोक्रेसी के ऊपर सुप्रीम काउंसिल था जो कि नॉन, मतलब वो ईश्वर से भी ज्यादा, मतलब वो उनका अस्तित्व रहा है वहां पे। तो इसको एक एक तरह से वो थियोक्रेटिक स्टेट था। अब ये थियोक्रेटिक स्टेट, ये बार बार इसराइल को
धमकी देता रहा कि यहूदियों का कोई होलोकास्ट नहीं हुआ था, इज़राइल को नक्शे से मिटा देंगे, उनको एग्जिस्ट करने का कोई हक नहीं है। और यहीं तक वो नहीं रुके, उन्होंने प्रॉक्सीज तैयार की। हमास, यस, हिजबुल्लाह, आपके सीरिया में चारों तरफ से उन्होंने प्रॉक्सीज तैयार की, उनको पैसा, उनको हथियार और उनसे मतलब उनको सब कुछ मुहैया करवाया और उनसे लगातार टेररिज्म वो करवाते रहे। तो उस टेररिज्म का इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया पर देखा गया। ये जो हमास का हमला हुआ सर पिछले साल अक्टूबर में, 7 तो अक्टूबर आप को। बताए 7 अक्टूबर को, तो ये बताइए कि क्या ये हमला बिना ईरान के मदद के मुमकिन था? और आपको मालूम है, लोग काम करने जाते थे, वो बॉर्डर क्रॉसिंग्स बने हुए थे गाजा और इसराइल के बीच में, वो काम करते थे, शाम को लौटते थे। जिनके लिए काम करते थे उनका विश्वास लूटा, जो कि कुछ नैनीज थी जो बच्चों को पालती थी, कुछ लोग ड्राइवर का काम करते थे, कुछ हाउस हेल्प का, कई तरह के काम वहां पर वो करते थे। आपने उनका विश्वास जीता और अचानक एक दिन आप वो बच्चों को उठा के ले गए, एक दिन जिनके यहाँ काम करते थे उन्हीं को मारने लगे, और इस तरह से उनको अगवा भी किया, मारा भी। आपको मालूम है 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे उस दिन। जी और हाँ। जबकि वो जश्न मनाई ये पर, तो वहां से ये ये शुरुआत हुई। और शुरुआत हुई तो इन्होंने तय कर लिया कि भाई ये जो रेजीम है, ये रेजीम केवल पूरे दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को केवल एक मजहबी चश्मे से दिखती। और कुछ लोग कहते हैं कि ईरान बहुत क्षुब्ध है। हमारे यहाँ भी लोग, मैं तो कई टेलीविजन चैनल्स पे गया और कई लोग बड़े परेशान हैं कि किसी देश को इस तरह से कैसे ये किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है। जी, जी। लेकिन लेकिन वो देश और ये रेजिम, ये भी कोई वेलवेट रूट से नहीं आए थे सर। जो ये अभी वर्तमान जो वहां पर डिस्पेंसेशन है, जो खमेनाई और के पूर्व जो रेजीम में, या उसके मतलब जो शुरुआती दौर में खुमैनी थे, वो तो फ्रांस से आया था। और किस तरह से उसने सत्ता ली और किस तरह से अपने लोगों पे टूट पड़ा, वो सबको मालूम है। तो इसलिए उन्होंने ये तय किया कि अब ईरान का वक्त आ गया है। अब आप बार बार कह रहे हैं कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का ये नहीं है। जैसा मैंने कहा, प्रॉक्सीज आपने उनके खिलाफ तैयार कर दिए। वो प्रॉक्सीज यहां तक इस स्थिति पे आ गए कि उन्होंने रेड सी को पर जो जहाज जा रहे थे उन पर हमला बोलने लगे, वो ड्रोन्स के द्वारा। वो ड्रोन्स कौन दे रहा था हुतीस को? ईरान दे रहा था। उसका बिल्कुल। उसका उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ कि स्वेज कैनाल होके, रेड सी के थ्रू आगे स्वेज कैनाल होके एक बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ शिपिंग जो है वो जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। तो उन लोगों ने केप ऑफ गुड होप का उन्होंने रास्ता अपनाया, ठीक अपनाना शुरू किया। उसमें कहीं 15-20 दिन ज्यादा लगते थे। शिपिंग बिल्कुल। कॉस्ट बढ़ गए, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गए तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ गए। और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ने के बाद मतलब पूरी दुनिया में उसका उसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हुआ। और ये किसके कारण हो रहा था?
ये सब ईरान के कारण हो रहा था। तो अब लोग खुद ही देख लें कि क्या केवल ये ईरान इराक का मामला रह गया, ईरान इजराइल का मामला रह चला गया, ये पूरे इंटरनेशनल शिपिंग के साथ ये जुड़ गया था मामला। तो ये बातें थी। और देखिए ये क्या है कि अगर आप लोकेशन देखें, स्ट्रैटेजिक लोकेशन ईरान का, तो स्ट्रैटेजिक गल्फ ऑफ हॉर्मुज में जो उसका प्रीडोमिनेंट पोजीशन है, आप कैसे ऐसे एक देश जो कि इस तरह का जो रवैया अपनाता है अपने एडवर्सरी मजहबी दुश्मनों के प्रति, उसको आप कैसे मतलब एक ऐसे ही खुला छोड़ देंगे? उन्होंने क्या किया, उन्होंने मजहब को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के साथ वो जोड़ दिया उन्होंने, जी। कि जिस दिन हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स आएंगे, जाहिर सी बात है उनका यही धमकी था कि हम तो ईरान को खत्म कर देंगे, इजराइल को। सॉरी इजराइल को हम खत्म कर देंगे। जी जी। तो ये तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक खतरा था। तो लोगों को तो खुशी मनानी चाहिए कि ऐसा रेजिम गया। दूसरा है कि ये देखिए कई लोग कहते हैं कि वही नहीं, अब इनके जब संबंध जो इस्लाम, इनके जो रेजिम के बहुत घनिष्ठ संबंध है नॉर्थ कोरिया के साथ। चाइना चाइना का तो 23% सप्लाई ही ये कर रहे थे। ये तमाम कारण है जो कि भारत के मैं नजरिए से देखता हूं मैं। अब कहते अमेरिका क्यों आया सर इसमें, तो आपको मैं बताता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन कैलिफेट टूटा, उस समय से वेस्टर्न कंट्रीज का यहां वर्चस्व रहा है। जी। और वो किस तरीके से, वो जितने ऑटोमन अंपायर के जो टेरिटरी थे उसके पहले वो सन 1916 में एक साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट हुआ था। ये एक सीक्रेट एग्रीमेंट था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, और उसमें वो रशियंस का भी एसेंट था उस पूरे सीक्रेट एग्रीमेंट में। तो उन्होंने अपने आप में ये पूरे जो ये रीजन है ऑटोमन एम्पायर का, उसको इन्होंने आपस में बांट लिया था। ठीक है। तो उस दौरान ये लेवेंट का जो इलाका है, ये जॉर्डन, ये सब जॉर्डन, सदर्न इराक, ये वाला जो इलाका है, सदर्न इजराइल जो आज का है, पैलेस्टाइन के कुछ हिस्से, ये सारा ब्रिटिश मैंडेट में आया था। और सीरिया और ये वाला जो रीजन था, और कुछ इराक का अपर पोर्शन, ये सब फ्रांस के उसमें आया था। ऊपर वाला जो पोर्शन था, वो जो मॉडर्न जो अभी तुर्की है, उस वो वाला रीजन रशिया के उस पे गया था। तो उस समय इन्होंने आपस में इसको बांट लिया था। और एक तरह से जो उन्होंने बंटवारा किया था, वही लाइनें जो उन्होंने तय की थी, उसी लाइनों पे आज का जो मॉडर्न मैप जो आप देखते हैं वेस्ट एशिया का, वो उसी पे आधारित है। जी जी। तो उन्होंने नक्शा भी बनाया था। तो ये देखिए, मैंने आपको कहा ब्रिटिश को जो इराक, जॉर्डन और वो का इलाका, फ्रांस को ये फ्रांस जो था वो लेबनान एंड सीरिया का, उसको ये उनके इन्फ्लुएंस में उसको डाला गया। तो सब ने अपने अपने इन्फ्लुएंस को एक जोग्राफिकल एरियाज में वो उन्होंने बांट लिया। और रशिया को मैंने बोला कि जो वेस्टर्न आर्मीनिया और जो इस्तांबुल, जो कॉन्स्टेंटिनोपल, वो वाला इलाका जो है वो रशिया को ये हुआ।
तो जब ये सिलसिला उस समय से लेके जब तक ये इजराइल बना नहीं 48 में, यही सिलसिला ये चल रहा था। जी। तो ये जो पार्टीशनिंग हुई थी सर, ये वो कोई एथनिसिटी वगैरह के उस पे नहीं हुई थी। कोई इसमें डेमोग्राफिक फॉर्मूला नहीं अपनाया गया था। कहा जाता है 1908 में माजिद सुलेमान, एक जगह ईरान में, वो वहां पे तेल निकल चुका था और बाद सभी जगह वो तेल के कुएं निकल रहे थे। तो बड़ा प्राइस पोजीशन था, तो इन्होंने वो उसी के हिसाब से जो नॉन ऑयल वेल्थ के जो एरियाज थे उसको उसी हिसाब से इन्होंने बांट दिया, कुओं के हिसाब से, ऐसा कहते हैं। और उन्होंने स्ट्रेट लाइनें बना दी। तो आप अगर मैप देखोगे तो इसमें बड़े स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस, जो आप अरब पेनिनसुला इसका इसका आप मैप देखोगे तो है क्या सर कि आप देखिए ये अ, अगर आप पूरे वेस्ट एशिया को ले लें आप, तो आप देखिए जो लेवेंट का रीजन जो है, जिसमें ये आपके इराक, जॉर्डन और ये सब है, वहां पर तो जी। तबाही चल ही रही है। फिर एक नॉर्थ अफ्रीका रीजन है, वहां अपने नॉर्थ अफ्रीका में आपने देखा कि ये पूरा, मैं वेस्ट एशिया मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जी। जी। तो उधर आप देखें नॉर्थ अफ्रीका में, तो वहां पर गद्दाफी को खत्म किया गया। वहां पे लीबिया बिल्कुल एक स्टेबल कंट्री से, आई मीन टोटली अनस्टेबल कंट्री, बुरी तरह से डिस्टेबलाइज हो गया। आप इधर आए अगर ये सीरिया की तरफ, अगर ये तो आप देखें वहां पर ये हलचल हुई और वहां से फिर इनको जो जो भी अपहीवल हुआ, तो अ, जो वहां के रूलर जो थे उनको रशिया में शरण लेना पड़ा। ठीक है। और मेसोपोटामिया का इलाका, जो रीजन है, वहां सदाम हुसैन को खत्म कर दिया गया। और अब ये ईरान का वक्त है। तो पूरे जो जो क्षेत्र जिसको मैंने कहा, नॉर्थ अफ्रीका, मेसोपोटामिया, ईरान, ये पूरे इसको इन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के, लेवेंट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एड्रेस किया। अरेबियन पेनिनजुला बचा रहा, क्योंकि अरेबियन पेनिनजुला की सिक्योरिटी जो है, ये जितने तमाम देश हैं अरेबियन पेनिनजुला के, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारे जो अरब पेनिनजुला के देश हैं, उसकी सिक्योरिटी का अंडरटेकिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ले रखा है। तो एक तरह से ये एक अमेरिका का एक जियो पॉलिटिकल बैकयार्ड है, ये पूरी वेस्ट एशिया, अमेरिका और वेस्ट अमेरिका का, उसके पहले वेस्टर्न कंट्रीज का था। जी। अब जी। इसमें क्या था सर, इसमें क्या था सर कि ये लोगों को समझना चाहिए कि इसराइल जो है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पश्चिमी देशों ने दो देश क्रिएट किए, 47 में पाकिस्तान और 48 में इसराइल। दोनों अपने सामरिक, यानी कि अपने स्ट्रेटेजिक एजेंडा के तहत। और इसराइल को क्यों किया, क्रिएट किया? डिमांड तो बहुत पहले से चल रही थी, वो बल्फोर डिक्लेरेशन और जियानिस्ट मूवमेंट, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन इसराइल को क्रिएट किया गया था क्योंकि सुएज कैनाल वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल तो निकल गया था, ऑयल जाएगा किस रास्ते से? सुएज बिल्कुल। कैनाल होके जाएगा, वो मलक्का होके जाएगा। और अगर सुएज कैनाल पर इनका कब्जा हो गया तो वेस्ट तो कोलैप्स कर जाता, ऑयल के बिना और ट्रेड के बिना। तो इसराइल को क्रिएट किया गया वहां पर
फॉर सिक्योरिटी ऑफ सुएज कैनाल, और उनका कैलकुलेशन गलत नहीं था। कोल्ड वॉर का पीरियड था, आपके जो इजिप्ट के नासर थे उन्होंने उसको नेशनलाइज किया, और फिर आपको मालूम है कि उसके बाद जंग हुई, और उसके बाद से तो अभी कुछ लोग ये कल पूछ रहे थे कि इसमें अमेरिका कहां से कूद पड़ा, अमेरिका कहां से कूद पड़ा, एक टेलीविजन चैनल पे था, जी जी। और वो भी एक वरिष्ठ फौजी, अमेरिका कहां से कूद पड़ा। अरे भाई, अमेरिका है, इजराइल इज एन एक्सटेंशन ऑफ अमेरिका। वो उसका उसको 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 क्या बोलेंगे, वो एक अमेरिकन आउटपोस्ट है वेस्ट एशिया में। शायद बिल्कुल। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि कई प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं इसराइल के जिनका डुअल सिटीजनशिप रहा है। कई साल अमेरिका में बताया और फिर यहाँ इजरायली पॉलिटिक्स में आके फिर प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसे कई एग्जाम्पल्स। तो ये बिल्कुल अमेरिका की लड़ाई है। अमेरिका के वजह से ही अभी मतलब इसराइल को डिप्लोमेटिक और जितनी मिलिट्री सपोर्ट, ये सारा कुछ वहीं से मिलता है। इसराइल कोई हार्ड प्लेटफॉर्म्स नहीं बनाता है, सही। वो डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक और वो सब सारे इक्विपमेंट, बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट वो सब बनाता है, बट हार्डवेयर तो के लिए तो अभी भी वो यूएसए पे डिपेंडेंट। तो अब देख लीजिए कि अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और एक देश ये कह रहा है कि हम तो इसको मैप से हटा देंगे। मैप से हटा देंगे तो इसका मतलब कि आप पूरे उस रीजन में अगर इसराइल को हटा दिए तो जो अरब, मान लीजिए हाइपोथेटिकली इन्होंने कोई न्यूक्लियर वेपन ठोक दिया बनाने के बाद, या ये तब तो पूरा मतलब सारा वेस्ट एशिया कोलैप्स कर जाएगा, जो प्रेजेंट अरेंजमेंट जो है वेस्ट एशिया। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक एक, एक ये जितने आपके गल्फ स्टेट्स हैं, जो अरब पेनिनसुला के स्टेट्स हैं, इनमें क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। एक तो पॉपुलेशन बेस बहुत लो है, दूसरा है कि उनका उनका कोई मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसलिए हर कंट्री के कुछ उनके पास स्ट्रैटेजिक एसेट्स होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजिक लिमिटेशंस होते हैं। स्ट्रैटेजिक एसेट है कि उनके पास ऑयल है, स्ट्रैटेजिक लिमिटेशन भी यही है कि ऑयल है लेकिन डेमोग्राफी नहीं, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं। तो इसलिए वो किसी की तो ये ईरान पे हमला इसलिए भी जरूरी हो जाता था क्योंकि ये पूरी मतलब ये रीजन को इस तरह से जो मैंने बातें कही कि इस पूरे रीजन पे इम्पैक्ट कर रहा था। और आप इसीलिए देखेंगे, और आपके दर्शकों को एक और बात बता दूं कि 1945 में जब याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें चर्चिल, स्टालिन और ये आपके प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, तो उसके बाद से वो लौट रहे थे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, एक जहाज क्विंसी पे 6 घंटे की मीटिंग हुई थी किंग साउद अब्दुल अजीज से। और उस समय ये जो रफ जो कंटूर्स थे ऑयल फॉर सिक्योरिटी का मुद्दा डिस्कस किया गया। तो उस समय से ये इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत। आप देखिए ना, अगर 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 वेस्टर्न कंट्रीज नहीं, वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो ऑटोमन एम्पायर खत्म नहीं होता, ऑटोमन एम्पायर नहीं खत्म होता तो फिर ये 30s, बिगिनिंग ऑफ 30s में ये सऊदी अरेबिया देश नहीं बनता। द ओनली सही। कंट्री इन द वर्ल्ड
The only country in the world which is named after a ruling family, that is the Saud Saudi family. तो ये है अमेरिकन का वहां पे, वहां का मतलब उनका इन्फ्लुएंस उस रीजन में। और पूरी अमेरिका की इकोनॉमी आपको मालूम है पेट्रो डॉलर से। पेट्रो डॉलर्स कहां से जनरेट होता है? ये अरब के ऑयल से होता है। उनके साथ ही इन्होंने 74-75 में अरेंजमेंट कर लिया था कि तुम तेल बेचोगे, तुम डॉलर्स में बेचोगे तो डॉलर्स के डिमांड हमेशा बने रहेंगे। ये गोल्ड के अगेंस्ट तो है नहीं, तो कब का उन्होंने वो छोड़ दिया। तो ये अमेरिका के लिए के लिए वजूद का ये सवाल था। दूसरा क्या है साहब कि ये एक बात बताइए कि एक देश, मैं ईरान की बात कर रहा हूं, पहली बात तो जी जी। दर्शक ये जान ले कि 1935 के पहले ईरान का नाम पर्शिया था। ये जो रेजा शाह पहलवी जो थे, उन्होंने इसका नाम बदल के ईरान किया था कि हम एक नई आइडेंटिटी बनाएंगे। ईरान का मतलब होता है आर्यन, ठीक है ना? तो उन्होंने ये रातों रात इसका वो अपनी आइडेंटिटी मतलब बदल दी ईरान की। और उसके पीछे ये कारण कारण था कि वो मानते थे कि ईरान जो है ये अंधकार में जी रहा है और यहाँ से उसको मॉडर्निटी की तरफ ले जाना है। और मॉडर्निटी की तरफ तभी ले जा सकते हैं जबकि बिल्कुल उसका ओरिएंटेशन बदल न जाए। तो जब तेल आया तो तेल से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी आया। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया, पैसा भी बहुत आया। पैसा जब आया तो उससे वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के साथ साथ वेस्टर्न आर्म्स भी आया, खास करके अमेरिकन अमेरिकन आर्म्स भी आए। उसके बाद अमेरिका का मिलिट्री टीम वहां परमानेंट प्रेजेंट था। हथियारों का जहां तक सवाल है तो उस जमाने में चौधरी साहब जी ईरान जी। के पास इन फ्लाइट रिफ्यूलर्स थे, जो कि एक उस समय बड़ी मतलब बहुत रेयर था। तो इस तरह का उन्होंने ओरिएंटेशन दिया। अब लोगों का जो लोगों के जिंदगी में बहुत एक सोशियोलॉजिकल चेंज देखा गया, उनके संस्कृति में बदलाव आने लगी, ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद 79 में अचानक मतलब ये रेवोल्यूशनरी रेजीम आया और उसने एक मतलब जिसको कहते हैं ड्रास्टिक चेंज, रेडिकल चेंज, और रेडिकल चेंज टुवर्ड्स रेडिकलाइजेशन। बिल्कुल। सब कुछ बैन, ये बैन, नाच गाना बैन, मतलब हर चीज मना कर दिया। वेस्टर्न ड्रेस बैन, एवरीथिंग बैन, ठीक है। अब है क्या कि जब इस तरह का आप क्रांतिकारी आप संस्कृति में बदलाव करते हैं तो संस्कृतियां संस्कृतियां इतनी जल्दी बदलती नहीं है, क्योंकि वो मानस आप किसी को जबरदस्ती कोई कपड़े पहना दो, कुछ भी उससे कोई, लेकिन उसके जो अंदर की भावना है वो आप नहीं बदल सकते। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये सारी कुछ वहां पर जो जिस तरह की आजादी हम और आप जिसका मजा उठा रहे हैं, जो लाभ उठा रहे हैं, और हम बहुत ब्लेस्ड है इसको लेके। हमारे यहाँ हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोग उसी को उनको यही पसंद है, ये क्लेरिक का रेजीम।
ये हुआ क्या था साहब कि हिस्टोरिकली इस ईरान में, पर्शिया में क्लेरिक्स का बहुत बड़ा रोल था। जैसे चर्च का बहुत बड़ा रोल था, वैसे क्लेरिक्स का बहुत बड़ा रोल था। जी तो जी। वहां पर जब ये शाह डायनेस्टी वहां पे आया, तो उन्होंने क्लेरिक्स को मार पीट के भगा दिया, वो समझे कि नहीं वहां पे। तो ये सब तितर बितर हो गया। फिर ये शाह रजीब जब गिरने के कागार पे था, तो वो धीरे धीरे फिर ये लोग एक्टिव हो गए, और फिर से ये आ गए क्लेरिक रजीब। तो ये अब वो आए थे, अब इनके जाने का वक्त आ गया। लेकिन हमारे यहाँ लोग वो पुराने ईरान से इंस्पिरेशन नहीं लेते हैं। इस क्लेरिक रेजिम से उनको बड़ा लगाव है। और मैं देख रहा हूं कि कहाँ लोग कहीं पे लखनऊ में छाती पीट रहे हैं, उधर छाती पीट रहे हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी चल रही है। श्रीनगर में हो गया। अरे भाई, श्रीनगर में आपको इतना, अगर वो आपके स्पिरिचुअल गुरु के लिए आपको इतना दर्द है, मोहब्बत है, तो जाइए वहां पर लड़िए। बिल्कुल। आप पैदल भी जाएंगे तो कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे वहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर आप भाई, वो आपका मजहबी गुरु है, मजहब के लिए तो कुछ भी कर सकता है आदमी। तो वहां जाके लड़िए ना, यहाँ पत्थर चलाने से क्या फायदा। ठीक है ना। और आप देखिए, पूरे, अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए सर, आप अगर ईरान का, तो आप देखिए इसके, ये 6 इस्लामिक कंट्रीज से ये घिरा हुआ है। ठीक है ना। तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है ना। जी। आर्मीनिया के साथ भी है, बहुत छोटा बॉर्डर है आर्मीनिया, मतलब दैट इज द ओनली नॉन मुस्लिम कंट्री। तुर्की है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ऐसे कोई छह कंट्री है ये। अजरबैजान है, ठीक है ना, जिसके साथ 611 किलोमीटर का बॉर्डर है। और तुर्कमेनिस्तान है, करीब 1000 किलोमीटर बॉर्डर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ लगभग 900 किलोमीटर मीटर का बॉर्डर है। इराक के साथ, वेस्ट में इराक है, कोई 1500-1600 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो तुर्की के साथ ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि चारों तरफ से वो, देयर आर इस्लामिक कंट्रीज ऑल अराउंड। और फिर आप पर्शियन गल्फ ले लीजिए, उस पार भी पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है। सही। लेकिन कोई इसके मदद के लिए नहीं है। कोई कोई इसके मदद के लिए नहीं आया। तो जो ये इस्लामिक वर्ल्ड का जो उम्मा की बात करते हैं, और ये इस्लामिक वर्ल्ड, व्हाट इज दिस इस्लामिक वर्ल्ड, ये देखिए आपके सामने भी, ये बिल्कुल ये उदाहरण है इसका। कोई सामने नहीं आया, लेकिन हिंदुस्तान में छाती पीट रहे हैं। हिंदुस्तान तो में, पाकिस्तान में। जी जी। तो सर अभी क्या है कि लोग कह रहे हैं कि आगे क्या होगा ईरान का, क्या ये इस्लामिक रेजिम जाएगी। देखिए, ये पूरी लड़ाई डिस्पेंसेशन के लिए नहीं है, मतलब वर्तमान सरकार को हटाने के लिए नहीं है, केवल खमेनी को हटाने के लिए नहीं है। ये पूरी जंग जो है, ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रेजिम को हटाने के लिए है। ये व्यवस्था को ही खत्म करने के लिए है। और इसीलिए मैं कोई भी ये बातचीत का रास्ता, ये एक दिखावा था, एक परफेक्ट्री, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट्री मोशन, वो एक परफेक्ट्री मोशन था। ठीक है।
वो चाहे वो कितना भी क्लाइंब डाउन कर जाते न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को लेके, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला था, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि रेजिम को जाना है। और इन लोगों ने बड़े सिस्टमेटिकली इन्होंने पूरी कार्रवाई की है। आप देखें, वो अक्टूबर 7 के बाद पहले हमास को खत्म किया, फिर जो हिजबुल्लाह को खत्म किया, फिर सीरिया से बशर अल असाद को भगाया गया, ठीक है ना। तो ये सारे इनको वहां पर इसके प्रॉक्सीज को डील करने के बाद, और उस समय ईरान पर भी हमला हुआ, उस 12 दिन के हमले में इन्होंने ईरान की क्षमता को बहुत इत्मीनान से उसको टेस्ट कर लिया इन्होंने। बिल्कुल। और अभी अभी जो लोग कह रहे हैं कि कोई पता नहीं क्या सीक्रेट वेपन वो चला देगा, इतने मिसाइल्स है, ऐसे है, कोई फिगर्स दे रहा है 3000 मिसाइल्स है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे साहब, वो 12 दिन की लड़ाई में हमने वो सारा कुछ जितना उसके पास था, वो सारा उसका हमने डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया। हमने इराकी का टारगेटिंग कैपेसिटी भी देख लिया। उस समय भी वो कैसे प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर रहे थे। P-52 बॉम्बर्स आए और कहां से उड़ के इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर वो किया। तो ये सारी तैयारी और ये टेस्टिंग के बाद, उस समय तो ईरान को मालूम नहीं था कि ये लड़ाई 12 दिन ही चलेगी। तो जाहिर सी बात है कि देश को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए तो उन्होंने सारा प्रयास किया होगा। हर सामग्री, युद्ध सामग्री इस्तेमाल की होगी। सही। तो इन्होंने पूरा टेस्ट करने के बाद इन्होंने अभी ये अभियान शुरू किया। और कई लोग कह रहे थे हमला होगा, इसमें कहां शक था कि हमला होगा, जब एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स जब इस तरीके से मूव करते हैं अमेरिकन के, तो एक्शन होना बिल्कुल, वो तय एक्शन ही होना होता है। तय। बिल्कुल। ठीक है सर। अभी तो किस अभी अभी कदम पे रहेगा ये? तो अभी क्या है सर इसके साथ कि अ, इस लड़ाई के बारे में एक और मैं बात बता दूं जी, जी। कि मैंने पहली बार देखा है कि लड़ाई के शुरुआत में ही ये टॉप लीडरशिप जो है वो डिकैपिटेट हो गई। मतलब जो पूरा ऊपर का जो लेवल, जो लीडरशिप था, खत्म लड़ाई के शुरुआत खत्म। में। बिल्कुल। ऐसा मैंने इतिहास में नहीं देखा है। हुँ, हुँ, हुँ। लीडरशिप अमूमन युद्ध हारने के बाद उसको एलिमिनेट किया, जैसे कि सद्दाम हुसैन, जैसे हुँ, कि हुँ। गद्दाफी, ठीक है, या कोई भी। तो ये जो डीकैपिटेशन जो हुआ है वहां का, और ये बिना प्रिसाइज इंटेलिजेंस के तो संभव नहीं था। तो अगर प्रिसाइज इंटेलिजेंस, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग जो लेवल है, उसके बारे में कोई प्रिसाइज इंटेलिजेंस दे रहा है, तो आप समझ सही। जाइए कि कितनी कितनी आपस में कितनी फूट है वहां पे। और ये फूट तो इस, मतलब ईरान की जो वर्तमान बनावट है, जो राजनीतिक बनावट, उसमें इनहेरेंट है। आप साहब एक रेवोल्यूशनरी रेजिम लाते हैं और आपको लोगों से डर लगता है। यू आर पैरानॉइड अबाउट द ओन पीपल। आपको ये डर लगता है यार कि कहीं हमारी सत्ता को उखाड़ के फेंक न दे, ये हमारे ही लोग ना उसको उखाड़ के फेंक दे। तो आप क्या करते हैं? आप ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बनाते हैं, जिसको अगर आप पैलेस गार्ड्स भी कहे तो गलत नहीं होगा। तो ए ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स क्या है मेन मकसद इनका? ठीक है, लड़ाई वो उनका मेन पर्पस था द प्रोटेक्शन ऑफ द क्लेरिकल रेजीम।
जो है मौलवियों के रिजीम थे उसको प्रोटेक्ट करना। और आपके दर्शकों को बता दूं कि वो एक पैरेलल आर्म फोर्स था। उसकी अपनी नेवी है, उसकी अपनी आर्मी है, उसके अपनी एयरफोर्स है। जो बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो है, जो मान लीजिए जो जो कोई भी नेवी का, एयरफोर्स का जो सबसे अच्छा इक्विपमेंट है वो उनका मुहैया करवाया जाता है उनको। बिल्कुल। ठीक है। और एक है आपका नॉर्मल कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस। तो एक देश में दो आर्म फोर्सेस, एक फॉर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ द रेजिम और एक प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री। तो ये विरोधाभास ये कितने दिन चलेगा, और ये विरोधाभास क्यों ऐसे एलिमेंट्स नहीं पैदा करेगा जो कि बिकने को तैयार है, जो बिकने को तैयार है, या बिना बिके हुए भी अपने आइडियोलॉजिकल कारणों के तहत वो किसी भी दुश्मन देश को मदद करने को तत्पर रहेंगे। दूसरी चीज, आप ये देखिए वहां पर जो जब ये अभी राइट्स हुए तो आपने देखा होगा जो सबसे अहम उसमें डेवलपमेंट हुआ था, या जो सबसे अहम बात थी, वो था 26 मस्जिदों का बर्बाद होना राइटर्स के द्वारा। डिस्ट्रक्शन ऑफ 22 मॉस्क। एक इस्लामिक कंट्री जिसको रेवोल्यूशनरी रेजिम चला रहा है, जिसका पूरा आइडियोलॉजिकल वजूद या मजहबी वजूद उन मॉस्क्स पे है, उसको डिस्ट्रॉय सही। कर दिया। बिल्कुल। तो इसका क्या इन्फ्रेंस निकाला जाए? इसका बिल्कुल। इन्फ्रेंस इसका इन्फ्रेंस यही निकाला जा सकता है कि लोग वहां के जो वर्तमान इस्लाम की जो सूरत है, जो कि ये रेवोल्यूशनरी रेजिम जो प्रेजेंट कर रहा है, उससे ऊब चुके हैं। और कई सूत्रों से मुझे ये इनपुट्स मिले हैं ओवर द इयर्स कि लोगों ने हिंटरलैंड में तो पहले ही इस्लाम छोड़ दिया था, वो सब जोरास्ट्रियन ये हो गए थे। वो फिर से वो आग की पूजा, ये सब जो जोरास्ट्रियंस का है, वो सब शहरों में, तेहरान में लोगों ने अपने बच्चों के नाम जोरास्ट्रियन नाम्स रखने लगे। दुकानों के नाम जोरास्ट्रियन नामों पर लगाए जाने लगे। तो ये इसीलिए कुछ लोग का ये मानना है कि इस ईरान विल बी द फर्स्ट कंट्री टू लीव इस्लाम, और इसका कारण होगा ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रेजिम। ठीक है सर। तो लोग कहते हैं कि बहुत। नहीं 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 नहीं, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर। क्या है, पर्शिया से ये ईरान तो बन गया, लेकिन पर्शियन सिविलाइजेशन वाज अ वेरी वेरी रिच सिविलाइजेशन, स्पेशली बिफोर इस्लाम। अब आपको मैं बता रहा हूं कि 530 बीसी पे जब यहाँ पे बिंबिसार का रूल था, तो वहां पर एक रूलर होते थे अचामेंड एम्पायर के, का नाम था साइरस। इसको जी। कुछ लोग साइरस द ग्रेट भी बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ चौधरी साहब कि ये साइरस द ग्रेट का एक सिलेंडर है जिसपे कुछ कमांडमेंट्स इनग्रेव्ड है, डूज एंड डोंट्स इनग्रेव्ड है। वो लंदन के म्यूजियम से ईरान लाया गया, और लोग तो पागल हो गए जिस तरीके से उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
तो उससे ये बात बिल्कुल खुल के आ रही थी कि लोग अब अपने आप को प्री इस्लामिक पास्ट से अब जोड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल बदलाव आता है, जब भी कोई मजहबी बदलाव आता है, जब भी कोई सामाजिक, तो आप उसका एक इम्पीटस होता है कि बाहर का कोई फोर्स। मिसाल के तौर पे जब यहाँ पे 1398 में तैमूर का अटैक हुआ, जी जी। वो तो हमला करके चला गया वो, लेकिन उसी समय सारे ये सल्तनत वगैरह सारे टूट गए। बंगाल सल्तनत हुआ, बहामनी किंगडम सब ये हुआ, और उसी समय विजयनगर अंपायर का भी राइज हुआ। ठीक है। उसी तरीके से जब ईरान पे मंगोल्स का अटैक आया, तो ये जो अरब्स है वहां से, अरब्स का जो इन्फ्लुएंस था, बोलबाला था, वो खत्म हुआ। फिर ये पर्शियन सिविलाइजेशन की तरफ इन्होंने, मतलब एक तरह से फिर एडॉप्ट किया वो पर्शियन से, और अपना एक अलग उस पे उन्होंने धारा तय की, नेशन बिल्डिंग की। और मैं बता दूं, यही वो बात नहीं रुकी। 1501 में जब सफाविद डायनेस्टी थी ईरान में, तो एक वहां के रूलर थे इस्माइल शाह। तो इस्माइल शाह ने कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, उस समय ईरान एक सुन्नी कंट्री था, उसके वेस्ट में ये पूरा आपका जो ऑटोमन ये था, ऑटोमन ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान, दो सुन्नी कंट्रीज, और बीच में ये। तो उन्होंने कहा कि मेरा वजूद क्या है, दाहिने तरफ सुन्नी देश, पावरफुल सुन्नी देश, बाई तरफ मुस्लिम, मैं बीच में, ये तो मेरे को ही खा जाएंगे ये लोग। तो उसने रातों रात डिसाइड किया 1501 में कि हम शिया पंथ अपनाएंगे, शिया मजहब है। तो उसने हुक्म दिया कि अब सारा देश शिया हो गया रातों रात, और कहा कि जितने सुन्नी मॉस्क्स जो है उसको तोड़ दो। सारे सुन्नी मॉस्क तोड़ दिए गए। ये कंपलसरी कर दिया गया कि आप गुड मॉर्निंग जैसे हम लोग बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, नमस्कार सुबह किसी से भी, तो वो नहीं बोल के आप सुन्नी को गाली दोगे। ठीक है ना सर? तो ये बदलाव, अगर वो सुन्नी से शिया हो सकते हैं, तो शिया से फिर जोरास्ट्रियनिज्म की तरफ भी जा सकते हैं। सही। और जहां तक फिजर्स का सवाल है, तो मैंने आपको बताया कि वहां कई तरह के फीचर्स है। बोला ना, एक सुप्रीम काउंसिल वाली एक ईरान थी, और एक दूसरी एक आम आदमी वाला ईरान था। तो ये फीचर्स तो वहां हमेशा रहे हैं। तो जब इस तरह के आप में डिफरेंसेस होते हैं, इतने फीचर्स होते हैं, फॉल्ट लाइन्स होते हैं, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग उतना आसान हो जाता है। और मोसाद तो आपको मालूम है, बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल। उनकी आप आप उनकी पेनिट्रेशन देखो। जब वो उनके न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट में जिस तरह से उन्होंने वहां के टॉप साइंटिस्ट को मारा, आप मतलब तो किसी भी देश में सबसे सीक्रेट तो वही होता है ना, आपका न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। तो मुझे इस बात में कोई हैरानी नहीं हुई कि ये इन्होंने जो टॉप लीडरशिप है उन तक ये पेनिट्रेट कर गए थे। अब है क्या कि लोग ये कह रहे कि ये कितनी दिन लड़ाई चलेगी, क्या होगा। ये लड़ाई देखिए, उसको जो आप हमारे और आपकी जो मतलब
हमारी नहीं, जो आम सोच है लोगों की, कि वो उसके पास ये इन्वेंट्री है, उसके पास टैंक्स इतने, उसके आर्टिलरी गन्स इतने, हवाई जहाज इतने, सबमरीन्स इतने, ये, हाँ, और दूसरे के पास इतने, ठीक है। वो कंपैरिजन आपको अच्छा असेसमेंट देने में मददगार नहीं होगी। ये लड़ाई है स्टैंड ऑफ वॉर, ये इंटेलिजेंस वॉर है, ये प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन का दौर है, और इसमें अमेरिकन एंड इसराइलीज ईरान से कहीं आगे है, जिसका कि आपने डेमोन्स्ट्रेशन, जो ये पूरी युद्ध पद्धति का आपने एक उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ये पहले क्या होता था कि जब आप किसी को कब्जा कर लेते थे किसी जमीन को, तो इंसर्जेंसी शुरू हो जाता था, लेकिन यहाँ पर जो इंसर्जेंसी होगी वो ड्रोन और मिसाइल्स का रूप लेगी सर। वो ये पहले के इंसर्जेंसीज की तरह नहीं होगी कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, जो वहां पे उनके जो बूट्स एंड ग्राउंड है, उनको तबाह करना, उनको मारकर बॉडी बैग्स अमेरिका भिजवाना, कोई बूट्स ऑन ग्राउंड वहां नहीं जाने वाला है। ये पूरी वॉर जो होगी ये स्टैंड ऑफ वॉर होगा। तो ये एक नया दौर है, कुछ दिन ये सब चलेगा, ये ड्रोन्स जाते रहेंगे। पहले भी हुतीज तो ड्रोन्स और मिसाइल्स तो यूज करते रहे ना, ईरान के दिए हुए बिल्कुल। रॉकेट्स तो यूज करते रहे ना हमास, तो वो चलता रहेगा। लेकिन ये लड़ाई तब खत्म होगी जब ये पूरा ईरानियन रेवोल्यूशनरी रेजीम, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रेजीम जब पूरी तरह से वहां पर उसका खात्मा हो जाएगा, तभी ये लड़ाई खत्म होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अमेरिकन के क्रेडिबिलिटी का सवाल है। तो मैं अपनी बहुत बात यही बात बहुत समाप्त करता हूं। मुझे लगता है कि दर्शकों को पूरी चर्चा सुनने के बाद समझ में आ गया होगा कि केवल खमेनेई के खात्मे तक बात नहीं है, मतलब जो एक इस्लामिक रिजीम है उसको भी खत्म करना है। और कर्नल साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, दुनिया का पहला देश होगा ईरान जो इस्लाम को छोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद RSN सिंह साहब, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए, बल्कि हमारे दर्शकों का पूरा जो इतिहास है उससे भी रूबरू कराने के लिए, और कौन सी परिस्थितियां बन गई थी जिसके चलते ये इतना बड़ा युद्ध छेड़ना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी। थैंक यू सो मच। एक इसमें मैं एक और जोड़ दूं, ये जी कि जी। अब आप कहेंगे कि इनको इतना पनपने कैसे दिया गया। ये क्या था सर कि आप अगर वो दौर देखेंगे ना, जब ये 79 में ये रेजीम आया, ये अयतुल्ला रेजीम, जी हाँ तो जी हाँ। उस समय अमेरिकन ने सुन्नियों को वेपनाइज किया हुआ था फॉर वॉर अगेंस्ट सोवियत इन अफगानिस्तान। तो वो भी 10 साल चला, और ये ईरान इराक वॉर भी चला। ठीक है सर। तो ये दोनों कॉन्कॉमिटेंट था, तो इसलिए वो इधर नहीं डिस्ट्रैक्ट होना चाहते थे। सही। तो खोमेनी ने कहा कि भाई खोमेनी ने कहा ये अरब वर्ल्ड ने तो समझौता कर दिया इसराइल के साथ, ये वो कैंप डेविड ये सब हो गया है, वो हो गया। और अरब वर्ल्ड तो ठुक चुका था कई बार इसराइल से। तो कहा कि हम इसको बर्बाद करके छोड़ेंगे। ठीक है ना सर। जहां तक हमारी बात है, तो मैं दर्शकों को ये बता दूं आपको कि हमारा यहूदियों से क्या झगड़ा है सर। उन्होंने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो उस रीजन से 3 मजहब है, 3, जुडाइज्म से क्रिश्चियनिटी निकला, जुडाइज्म से इस्लाम भी निकला। तो जो लोग जहां से वे निकले, जो स्रोत था, ये जिसको अब्राहमिक रिलीजन्स बोलते हैं,
उस सोर्स, उस स्रोत से हमको क्या हमारी दुश्मनी है? हम किसी के कहने पर हम क्यों दुश्मनी लोगे? तो बिल्कुल। हमारे लिए इसराइल कैसे विलेन हो गया, और वो कैसे हमारे अपने हो गए? तो ये हमारी जो नीति है या सोच है, इस बात पर बिल्कुल हमको फैक्टर इन करना चाहिए कि हम ये जितने अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसमें हमको जुडाइज्म से हमारा कोई परहेज नहीं है। दे आर एज ऑनरेबल। और जहां तक जोरास्ट्रियंस का सवाल है, आप देखिए यहाँ पे पारसीज जो है, कितना ब्रिलियंट कंट्रीब्यूशन है उनका हमारे नेशन बिल्डिंग में। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि वहां ईरान जो है पूरा फिर से इट गोज बैक टू जोरास्ट्रियनिज्म? सही। क्या 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 परहेज है आपका? और एक और मैं बात बता रहा हूं आपको कि ये पैलेस्टीन, ये जो कश्मीर में जो ये ठोक रहे हैं ना ये छाती, ये लोग, पैलेस्टीन और कश्मीर जुड़ा हुआ था। इसी दोनों चीजें जुड़ी हुई थी। मैंने आपको जैसा बोला कि दोनों एक साल के अंतर में दोनों ये देश पैदा हुए थे। तो किस तरह से जुड़ा हुआ है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक नोएल बेकर थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। जी तो जी। उन्होंने उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी जो ब्रिटेन के थे, बेविन, उनको लिखा कि हम भारत को कश्मीर पर हम नहीं सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते हैं? कि जो पैलेस्टीनियन इशू जो है, ठीक है ना, वो पैलेस्टीनियन इशू में हम ऑलरेडी मुस्लिम्स के अगेंस्ट हम दिख रहे हैं। और अगर कश्मीर में भी सपोर्ट कर दिया तो हमको पूरी दुनिया ये पूरे जो इस्लामिक वर्ल्ड है हमको एंटी इस्लाम मान लेगी। तो इस तरह से कश्मीर और पैलेस्टाइन जुड़ा हुआ है। तो ये भी मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता था। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है सिंह साहब। थैंक यू सो मच इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण और रिलेवेंट विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।